गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के उपाध्याय आपके सामने आज डील करूंगा मोललिटी और फिर इक्विवेलेंट मास। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मलिटी करेंगे। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री इज ओनली कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोललिटी से। ओके, व्हाट इज द मोललिटी? It is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, not the solution. Molarity में solution था. It is the number of solute dissolved in 1 kg of solvent. ओके, इसको हम लोग बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, तो जिस हिसाब से ये है हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। ओके, तो इस हिसाब से बच्चे हमारा यूनिट क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया भाई? तो यूनिट हो गया मोल पर केजी, मोल पर केजी। ओके, ये क्या हो गया? मोल पर केजी। अब इसको थोड़ा फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि गिवन मास, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। ओके, इस हिसाब से तो ये हमारा फॉर्मुलेशन हो गया। तो यहां पे अगर ग्राम में सॉल्वेंट होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लिख लिए हो गया आप लोग, पॉज करके लिख लेना। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनपुट करना होगा। क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 1 kg of solvent. What is small m यानी मोललिटी। ओके, लेट अस सी। स्मॉल m इक्वल टू, अच्छा NaOH 20 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स बाय पर केजी, ये क्या है? यहां पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है तो यहां पे हमको ग्राम में है तो 1000 से तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना। 1 kg यहां से डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना है? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या कहते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? 20। गिवन मास हमारा कितना है? 20 बाय NaOH क्या हो जाएगा जी? 23, 16, 1। ओके, टोटल ऐड करोगे 40 आ जाएगा। 1/2 और 0.5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5/1 मीन्स 0.5 मोलल या मोल पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, मोलल या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये हमारा हो गया मोललिटी ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.51
ग्राम ऑफ NH3 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा यहां पे समझना है बेटा, मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज स्मॉल m, यानी कि मोलालिटी। अब यहां पे देखो डेंसिटी यहां पे दिया हुआ है, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा कितना, 100 मिलीलीटर। अब हम लोग क्या जानते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, तो हमको क्या है भाई, मास फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कितना है हमारा, 100 है, इंटू 1.2, तो हमारा कितना हो गया भाई, 120 ग्राम हो गया क्या, सॉल्यूशन का। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहां हमारा क्या है, सॉल्यूशन का पूरा मास 120 ग्राम। हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना भाई, तो 120 माइनस 0.51 हमारा कितना हो गया जी, हमारा हो गया 119.49। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पे हम, अच्छा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास 0.51 बाय NH3 का क्या होता है, नाइट्रोजन 14, और ये हो गया 1 इंटू 3, ऐड करेंगे कितना हो गया, 17, तो ये हो गया 100, तो 3 टाइम्स में है ना, तो 0.03 नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया 0.03। ओके, तो N बाय, यहां क्या है, ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, कितना है हमारा ग्राम, तो 119 बाय 119.49। ओके, यहां पे हमने निकाला है 0.03 बाय 119.49, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलल हो गया, ये मोलल हो गया या मोल। अच्छा, इसमें हमने ग्राम है, तो यहां 1000 से डिवीजन होगा, इसमें 1000 से डिवीजन होगा, तो ये मोलल हो गया या मोल पर केजी हो गया। ओके, मोल पर केजी हो गया। ओके बच्चों, तो यहां पे हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई मोलालिटी तो कर लिए, अब ये वास्तव में मोलारिटी एक जैसा है, बट एक डिफरेंस मात्र एक है कि मोलालिटी में हम लोग मास ले लेते हैं, किसका भाई, सॉल्वेंट का, और मोलारिटी में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, किसका वॉल्यूम लेते हैं भाई, तो सॉल्यूशन का लेते हैं। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सब तो हमारा सेम है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो पीपीएम की ओर चलते हैं। अच्छा, पिछले दिन जो मैंने क्लास में किया था मोलारिटी, तो बच्चों ने कहा था कि सर आपने फॉर्मेलिटी नहीं बताया। तो बच्चे, जो मोलारिटी होगा वही फॉर्मेलिटी होगा। तो फॉर्मेलिटी किसके लिए होता है, फॉर्मेलिटी किसके लिए होगा, तो हमारा सॉल्ट के लिए होगा। ओके, सॉल्ट का फॉर्मूला वेट होगा, है ना, तो बस वही होगा। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला वेट ले लेंगे, यानी उस फॉर्मूला का पूरा जो वेट होगा उसको लेते हैं और उसके मोलर मास को लेते हैं। तो मोलर मास फॉर्मूला वेट का क्या हो जाता है,
और जब डिवाइड होगा मोल से और लीटर से तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मोलैरिटी जो होगा वही फॉर्मेलिटी होगा। बस किसके लिए होगा भाई? तो सॉल्ट के लिए, फॉर्मूला वेट के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखेंगे पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन। तो इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, present in 10 to the power 6 gram of the, वही चीज हुआ 10 to the power 6 ग्राम। पार्ट्स बहुत जगह लिखा रहता है, पार्ट्स को नहीं डिनोट करेंगे, वही उसी का मतलब वही होगा 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन यहां पे। ओके, इसी को पीपीएम बोलते हैं। तो जनरली पीपीएम में पॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, जैसे एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गया था, तो उस समय हम लोग पीपीएम, तो पीपीएम में इसी सब का यूज होता है। ठीक है, वाटर में कितना पॉल्यूशन है उसमें भी पीपीएम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मुलेट इसको करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 10 to the power 6। अच्छा, यहां पे एक चीज बस यही दिखना है ना, यहां अमाउंट भी लेके चल सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं जिसमें दिया हुआ। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वो 10 to the power 6 पार्ट्स में कितना रहा। अगर 1 रहा तो 1 ppm, 2 रहा तो 2 ppm, इस तरह से। तो ppm का मतलब यही हुआ। ओके, तो अब हम लोग आते हैं बच्चे, ppm हमारा फिनिश हो गया, इक्विवेलेंट मास में। ओके, ये एक कंसेप्ट है, और कहें कि इक्विवेलेंट मास फिजिकल केमिस्ट्री का क्या कहेंगे, जान है, कह सकते हैं हार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, एसिडिमेट्री, एल्कलीमेट्री, एसिड बेस। ओके, तो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इक्विवेलेंट मास होता क्या है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई, देखते हैं। इक्विवेलेंट मास, ओके, समझो इक्विवेलेंट मास। तो कोई भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, तो ऑक्सीजन के 8 बाई पार्ट्स, हाइड्रोजन के 1 पार्ट और क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कोई दूसरा इलेमेंट किसी मॉलिक्यूल में अटैच्ड या डिटैच्ड हो जाता है, तो उसी को हम लोग उस इलेमेंट का क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास कहते हैं। ओके, द मास ऑफ द इलेमेंट विच इज अटैच्ड और डिटैच्ड बाय 1.008 ग्राम पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन। ओके, इसी को हम लोग लिखते हैं। इट इज द वेट और मास ऑफ इलेमेंट which is attached or detached by
1.008 और 8 हाइड्रोजन और 8 ग्राम, यहां भी ग्राम पार्ट्स, 8 ग्राम पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड और 35.5 by parts of chlorine. It is the weight of mass of element which is attached or detached by 1.008 gram parts by hydrogen or 8 gram parts of hydrogen, 8 gram parts by of oxygen, 35.5 gram parts of chlorine is known as what? Is known as what? Equivalent mass. Okay, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास. तो ये इक्विवेलेंट मास हो गया. ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? इन CH4, okay, in CH4 what is equivalent mass? इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा. इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन. ओके, समझना है भाई. तो समझो, मैंने क्या कहा है? 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 इसको लेके चलते हैं. 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना कार्बन अटैच या डिटैच्ड होगा वही क्या कहलाएगा भाई? तो वही इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन कहेगा. ठीक, सिंस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is attached with 12 gram of carbon, so that 1 gram of hydrogen attached with how much? 12 by 4, कितना हो गया? 3 इक्वल टू 3 ग्राम. यहां पे कार्बन का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? 3 हो गया. यहां पे कार्बन का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? 3 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. CO2, इन CO2 कार्बन का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहां भी वही हम करते हैं. ऑक्सीजन का यहां क्या होता है भाई? 16 टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is attached with how much? 12 ग्राम ऑफ कार्बन. ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा? 8 ग्राम ऑफ O2 is attached with how much ग्राम? 30. यहां पे क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पे 12 by 32 इंटू 8 4 जा 32, 4 3 जा 12 मीन्स 3 ग्राम. यहां भी इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन क्या हो गया? 3 ग्राम. ओके, अब आप एक क्वेश्चन करना. क्या क्वेश्चन करना भाई? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, एमजीओ में mg का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? आप लोग करके बताना मेरे को कमेंट में. एमजीओ में mg का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ओके, अब इससे एक चीज तो पता चलता है कि भाई जहां हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन रहेंगे वहां तो इक्विवेलेंट मास पता कर लेंगे.
अब सपोज जहां नहीं रहेंगे वहां कैसे करेंगे भाई, या फिर किसी एलिमेंट का कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा मोलर मास नहीं तो एटॉमिक मास हो गया। यहां पे मोलर नहीं लिखेंगे, जो मॉलिक्यूल तो है नहीं। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय क्या हो जाएगा जी? वैलेंसी। क्या हो गया? वैलेंसी। अब वैलेंसी तो आपको मालूम ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो तो आप कर लोगे। यानी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय वैलेंसी। ओके, ये किसके लिए? ये एलिमेंट के लिए। अब क्या एक नया टर्म आता है, क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। क्या हो जाएगा भाई? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड होता है मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड बाय एसिड है तो यहां पे हो जाएगा बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी होता क्या है? तो बेसिसिटी होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन क्या? H+N। अब यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं। मान लो HCl है। HCl अगर पोलर सॉल्वेंट में जाएगा तो रिप्लेस कैसे? हाइड्रोजन यहां H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, है ना? इसी तरह H2SO4 है ना? तो ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 2H+ प्लस SO4 2-। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा जी? तो मास ऑफ HCl बाय हाउ मच? 1, क्योंकि यहां पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 हो गया। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या हो गया जी? तो मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 बाय 2। तो ये हम लोग का हो गया। ओके, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारा बेसिसिटी जो होता है वो नहीं पता चलता है। सपोज मान के चलते हैं कि एक एसिड है ना? क्या है? H3PO4। दूसरा एसिड है H3PO3। तीसरा एसिड है H3PO2। अब देखिए यहां पे हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर खींचना पड़ेगा। आप जब करने लगोगे ना, प्रॉब्लम बनाने लगोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो H3PO4 P को हम लोग खींचते हैं, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O 3 O इधर लगाना पड़ेगा, है ना? H कितने हैं? 3 है। अब यहां से हाइड्रोजन अलग होगा तो कहां से हाइड्रोजन होगा अलग? इससे होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है इसलिए अलग होगा, तो तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? यानी इक्विवेलेंट मास इसका कितना हो जाएगा जी? इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ H3PO4, और बेसिसिटी कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। ठीक, अब H3PO3 का देखते हैं बच्चों। मान लो P है, एक यहां O हो गया। अब कितना है भाई? 2 O बचा है, एक O यहां बचा दें। ठीक है, तो हाइड्रोजन 3 है। अब यहां मान लो एक हाइड्रोजन लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है?
कि ये पोलर सॉल्वेंट में ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन लोगों के कंपैरिजन में कम है। तो ज्यादा जहां होता है वहीं टूटता है, तो यहीं पे ये टूटेगा। ओके, तो यहां पे टूटने के बाद क्या हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा यहां पे, यानी मोलर मास बाई हाउ मच 2, क्योंकि यहां बेसिसिटी 2 हो गया। इसी तरह H3PO2 में क्या हो रहा है, देखो इसी तरह H3PO2 में क्या हो रहा है, देखिए तो मान लीजिए H3PO2 में हम देखते हैं, यहां पे भी P O और यहां O फिर O, ठीक, हाइड्रोजन हमारा कितना है, 3 है, तो इसमें हमारा 2 ही O है ना, तो एक H यहां पे लगेगा, एक H तो यहां लगा, वैलेंसीज का 5 होता है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा m/1, यानी कि m ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पे हम लोग का इक्विवेलेंट मास इसका हो गया। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन एक करते हैं कि आप समझ जाओ। अब सपोज ऐसा कुछ है कि 49 ग्राम H2SO4 एक बोतल में है, उसका इक्विवेलेंट मास हमको बताना है ना। 49 ग्राम H2SO4 is present in a jar है ना। What is इक्विवेलेंट मास है ना, किसका, H2SO4 का। तो बता लोगे, कैसे बताएंगे भाई, इक्विवेलेंट मास H2SO4। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने क्या किया था कि मोलर मास बाई 2, तो हम लोग क्या H2SO4 का इक्विवेलेंट निकाले थे, है ना। अब यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 ऑफ 49 ग्राम दिया हुआ है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 to SO4 by equivalent of number of equivalent है, ये number of equivalent of mass of H2SO4 by equivalent weight या equivalent mass of H2SO4 ओके। तो what is the equivalent mass नहीं, number of इक्विवेलेंट मास करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो मास ऑफ H2SO4 तो हमारा कितना हो गया भाई, तो मास ऑफ H2SO4 49। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में करे हैं, पिछले क्वेश्चन में करे हैं, तो 2 हो गया, 1 into 2 32, 16 4 जा 64, कितना हुआ भाई 98 कितना है 2 है यानी 49। ओके, तो मास ऑफ H2SO4 40, इक्विवेलेंट मास ऑफ 49, तो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया 1। ओके, अब हम बेस पे देखते हैं, बेस। ओके बच्चों, आप कर लो, पॉज करके लिख लेना। अब बेस का इक्विवेलेंट मास देखते हैं क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास, वैलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होता क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, देखो भाई बेस का इक्विवेलेंट मास होता है, इसमें क्या हो जाता है कि मोलर मास ऑफ बेस, मोलर मास
ऑफ बेस बाय एसिडिटी। अब ये एसिडिटी किस चिड़िया का नाम है भाई? एसिडिटी क्या होता है? वहां पे तो बेसिसिटी हो गया था, यहाँ पे एसिडिटी। तो बिल्कुल उसी तरह एसिडिटी को क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ठीक है, तो हमारा मोलर मास ऑफ बेस कितना है किसी भी चीज का? NaOH का देखते हैं। बहुत अच्छा, NaOH का क्या हो जाएगा जी? इक्विवेलेंट मास। तो NaOH का देखते हैं, इसका कितना होगा? 23, इसका कितना होगा? 16, और इसका कितना होगा? 1, यानी टोटल ऐड करोगे 40। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा जी? तो 40 बाय हाउ मच? इसमें कितना है रिप्लेसेबल OH माइनस? तो NaOH में कितना है जी? 1 है ना, 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 40/1। तो इसका कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछ देगा तो क्या होगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हो गया। ओके, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हो गया तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? हाउ मच इक्विवेलेंट इज present in a bottle. How much equivalent is present in a bottle of NaOH having 0.2 gram NaOH। इसमें बोला गया हाउ मच इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन अ बोतल ऑफ NaOH हैविंग 0.2 ग्राम NaOH। ओके, बिल्कुल इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। ठीक है, हम लोग का गिवन मास बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट याद कीजिएगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा हाउ मच इक्विवेलेंट, माने कितना इक्विवेलेंट है ना, 5 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट, 20 इक्विवेलेंट, कुछ भी होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है? W बाय इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा जी? NaOH क्या हो जाएगा? तो गिवन मास मेरा कितना है जी? 0.2 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना निकाले थे? 40 निकाले थे। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग यहां गिवन मास बाय 40, वही डायरेक्ट फॉर्मूला से यहां चले हैं। तो ये गया इधर 10, 20, यानी 1/200। ओके, यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट क्या होता है? ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट देखते हैं क्या होता है। बहुत इजी है। इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा भाई? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा? ये क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ कटायंस, नंबर ऑफ कटायंस है ना, इसी को लोग पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। नंबर ऑफ कटायंस और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट में तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही तो नेगेटिव होगा ना। सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है,
इसलिए आप तो इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। ओके बच्चों, तो कटायंस या पॉजिटिव चार्ज एक हो गया, तो हम वही बता रहे थे कि सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोगों का किसी का सपोज मान लो Na2CO3, Na2CO3, NO2CO3, अब इसका हमारा कितना हो गया 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां कितना हो जाएगा 2 माइनस, यानी ये तो न्यूट्रल हो गया ना। तो इसी तरह किसी भी सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल होता है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताने वाले, समझ लो इसको। उससे पहले एक चीज देख लो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और यहां हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास होता है और नीचे क्या होता है, सपोज गिवन मास या गिवन वेट, और नीचे क्या होता है मोलर मास होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या होगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या वेट, और इक्विवेलेंट मास आप जो भी पसंद करते हो लिखना, मास। ओके, तो ये होगा, तो दोनों एक ही है, बस अंतर है कि यहां मोलर मास होता है, यहां इक्विवेलेंट मास होता है। लेकिन बच्चे दोनों में डिफरेंस ह्यूज है। ओके, क्या है, अब हम लोग चलते हैं, यानी इक्विवेलेंसी समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी, इसको लिख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी। इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मान लो एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन दे दिया गया, ओके, और यहां पे क्या हो गया CC प्लस D हो गया। ओके, ठीक है, तो हम सपोज अगर बैलेंस्ड है तो मोल के हिसाब से हम C निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कितना ग्राम है। ओके, यदि बैलेंस्ड इक्वेशन हो, लेकिन अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं हो तो हम C या फिर D या फिर B का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। वो तभी निकाल सकते हैं जब हमारा इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट मालूम है। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D होगा। ठीक है, ये तो सपोज ABCD है। मान लो एक इक्वेशन देखते हैं, N2H2, ओके, 2NH3, 2 हटा दो, ठीक है। अब सपोज हमको बोला जा रहा है कि भाई इसमें कितना H2 का यूज होगा या फिर कितना NH3 बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, बैलेंस करते हैं। यहाँ 2N है तो यहाँ भी 2N है, तो फिर हाइड्रोजन 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ कर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मोल के हिसाब से हमको पता चल गया कि 1 मोल नाइट्रोजन का लगेगा, 3 मोल हाइड्रोजन का लगेगा, तो 2 मोल कितना बनेगा, एमोनिया बनेगा, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंसी के हिसाब से इसका इक्विवेलेंट इक्वल रहेगा इसके इक्विवेलेंट के, है ना। तो यहां जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इक्वल रहेगा। यही इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट है। ओके, यही इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो आज बच्चे इतना ही रहने दो, क्वेश्चन तुम बनाओ। ओके, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट में डिस्कस हम लोग करेंगे, या फिर मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और आप सब्सक्राइब करो, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, जहां प्रॉब्लम होता है मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बस आज इतना ही, कल नॉर्मलिटी हम लोग करेंगे। ओके।